नमस्कार बच्चों, एडुविला पॉइंट चैनल में आपका स्वागत है। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 10 के सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 14 और आज की वर्कशीट है सत्ता में साझेदारी। तो सत्ता में साझेदारी हम लोग पिछले 2-3 वर्कशीट से पढ़ते आ रहे हैं। पहले भी हम लोगों ने बेल्जियम का उदाहरण देखा, किस तरह से वहाँ सत्ता में साझेदारी करके देश के जो मतभेद थे उसको दूर किया गया। और दूसरा हमने श्रीलंका के उदाहरण को देखा, जिससे कि देश के लोग ही उस देश में अपने आप को बेगानापन महसूस करने लगे। तो इस तरह से सत्ता में टकराव बढ़ गया। तो इन विभिन्न रूपों को देखने के बाद आगे हम देखते हैं कि सत्ता में साझेदारी के और क्या प्रारूप हो सकते हैं। बेल्जियम एवं श्रीलंका के उदाहरणों के द्वारा हमने सत्ता में साझेदारी के दो भिन्न रूपों को पिछली दो कार्यपत्रकों 12 एवं 13 में देखा। बेल्जियम ने संविधान संशोधन के माध्यम से विभिन्न समुदायों को सत्ता में साझेदार बनाया ताकि वहां होने वाली आपसी टकराहट को रोका जा सके। आपने देखा होगा कि कैसे वहां जो फ्रेंच बोलने वाले थे उनकी संख्या ब्रुसेल्स में अधिक थी और उन लोगों का एक संतुलन बनाया गया और सत्ता में भागीदार बनाया गया, जिससे कि वहां टकराव समाप्त हुआ। और श्रीलंका में 1956 के कानून द्वारा बहुसंख्यकवाद को बढ़ावा दिया गया, जिस कारण वहां तमिल बेगानापन महसूस करने लगे और वहां गृह युद्ध छिड़ गया। इसलिए सत्ता में साझेदारी आवश्यक है। श्रीलंका में 1956 के कानून द्वारा बहुत सारे अधिकार सिंहलियों को दे दिए गए, तो इस वजह से तमिल लोग अपने आप को बेगानापन महसूस करने लगे और इस वजह से वहां गृह युद्ध छिड़ गया। इसलिए सत्ता में साझेदारी आवश्यक है। सत्ता की साझेदारी के पक्ष में निम्नलिखित तर्क दिए जा सकते हैं। यहाँ दो तरह के तर्क हो सकते हैं, एक युक्तिपरक तर्क और एक नैतिक तर्क। तो ये जो युक्तिपरक तर्क हैं, इसके अंतर्गत आता है कि विभिन्न सामाजिक समूहों के मध्य आपसी टकराव को यह कम करती है। और दूसरा तर्क है कि राजनीतिक व्यवस्था को अस्थायित्व प्रदान करती है। और नैतिक तर्क में है कि सत्ता में साझेदारी लोकतंत्र की आत्मा है और दूसरा सत्ता को वैधता प्रदान करता है। अगर सत्ता में सभी लोग साझेदार रहेंगे, सभी हिस्सेदार रहेंगे, तो सब लोग उस सत्ता को मानेंगे, इसलिए सत्ता वैध मानी जाएगी। इसलिए सत्ता में साझेदारी सबके लिए आवश्यक है। और दूसरा है सत्ता में साझेदारी का स्वरूप क्या क्या है। तो सत्ता में साझेदारी का सबसे पहले ऊर्ध्वाधर स्वरूप मतलब नीचे से ऊपर, हायरार्की इसको बोलते हैं, पद सोपान भी आप बोल सकते हैं। तो ये सत्ता का ऊर्ध्वाधर वितरण, केंद्रीय सरकार सबसे ऊपर होती है, फिर राज्य सरकार और फिर स्थानीय सरकार। सबसे नीचे स्थानीय सरकारें होती हैं, उसके बाद राज्य सरकार होती है और सबसे ऊपर केंद्र सरकार होती है। तो सत्ता का इस तरह का जो पिरामिड नुमा वितरण है, यह सत्ता का ऊर्ध्वाधर वितरण कहलाता है। उसके बाद है सत्ता का क्षैतिज वितरण, मतलब कि बराबरी पर एक विधायिका है, फिर कार्यपालिका होती है, फिर न्यायपालिका होती है। विधायिका विधान बनाने का कार्य करती है और कार्यपालिका इसके द्वारा बनाए गए विधान को लागू करती है और न्यायपालिका उस नियम को तोड़ने वाले को दंडित करने का काम करती है या फिर संसद में संविधान के उल्लंघन को रोकती है। उसके बाद है विभिन्न सामाजिक समूहों, मसलन भाषाई, धार्मिक समूहों के बीच सत्ता का वितरण। जैसे बेल्जियम के में सामुदायिक सरकार ने किया था कि वहाँ दोनों पक्ष के लोगों को सत्ता में समान भागीदार बनाया। तो इस तरह से भी सत्ता का वितरण किया जाता है, जिससे आरक्षण देकर के और फिर कुछ समूहों को विधायिका में शामिल करके, न्यायपालिका में शामिल करके और फिर कार्यपालिका में आरक्षण के माध्यम से शामिल करके सत्ता में साझेदार बनाया जाता है, जिससे वो लोग भी सत्ता में साझेदार होकर इसको ठोस रूप प्रदान करते हैं। और नेक्स्ट है कि विभिन्न सामाजिक समूहों, जैसे दबाव समूहों, राजनीतिक दलों के मध्य सत्ता का वितरण। प्रेशर ग्रुप भी लोकतंत्र में होते हैं, जैसे कुछ मजदूर संघ हो गए या फिर कर्मचारी यूनियन संघ हो गया। तो इस तरह से प्रेशर ग्रुप के लोगों को भी सत्ता में साझेदार बनाकर राजनीतिक दल के मध्य सत्ता का वितरण करके सत्ता में साझेदारी दी जाती है। तो इस तरह से हमने देखा कि सत्ता में साझेदारी बहुत आवश्यक है और सरकार को वैधता प्रदान करने के लिए और सभी लोगों को वास्तव में लोकतंत्रात्मक शासन देने के लिए कि उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की भागीदारी सुनिश्चित हो सके, सत्ता में साझेदारी जरूरी है। अब यहाँ दो प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा
सत्ता में साझेदारी का युक्तिपरक तर्क कहा जा सकता है। तो पहला है कि यह सरकार को वैधता प्रदान करता है, यह लोकतंत्र की आत्मा है, यह राजनीतिक व्यवस्था को अस्थायित्व प्रदान करता है, इनमें से कोई नहीं। तो युक्तिपरक तर्क है कि यह राजनीतिक व्यवस्था को अस्थायित्व प्रदान करता है, इसलिए प्रश्न सी इसका उत्तर होगा। उसके बाद है प्रश्न 2। प्रश्न 2 है कि निम्नलिखित में से कौन सा सत्ता का क्षैतिज वितरण है। तो क्षैतिज वितरण आप देख लीजिए, क्षैतिज वितरण होता है बराबरी पर, तो विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो यहाँ देखिए सामाजिक समूहों के बीच सत्ता की साझेदारी क्षैतिज वितरण नहीं है। केंद्र, राज्य एवं स्थानीय सरकारों के मध्य सत्ता की साझेदारी, यह भी क्षैतिज वितरण नहीं है। और विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच सत्ता की साझेदारी, यह क्षैतिज वितरण है, इसलिए सी इसका सही उत्तर होगा। तो बच्चों ये थी हमारी आज की वर्कशीट, और आज की वर्कशीट में हम लोगों ने सत्ता के साझेदारी के विभिन्न आयामों को समझा और सत्ता के साझेदारी के स्वरूप को समझा, क्षैतिज ऊर्ध्वाधर स्वरूप को भी जाना और इसकी युक्ति पर तर्क और नैतिक तर्क को भी जाना। तो इसी के साथ ये वीडियो कंप्लीट होती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।